चलो आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 1 का ही यूजेज ऑफ डायमेंशन। ठीक है, यूजेज ऑफ डायमेंशंस, जैसे इनके क्या क्या यूज हो सकते हैं उसके बारे में मेरे लिए हमको देखना है। तो देखो, पहला यूज है ना जो हम इसका यूज कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का, वो होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। जैसे मैं जानता हूं कि भाई प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स करस्पॉन्डिंग यूनिट इज कांस्टेंट, है ना। मीन्स क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एन इनटू करस्पॉन्डिंग यूनिट, ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये मैं पहले भी बात कर चुका था। ठीक है तो अगर मुझे यूनिट चेंज करनी है तो मैं कह दूं कि अगर पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है ना मेरा u1 है कुछ और न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ n1 थी, और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट कुछ u2 है और जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो n2 थी, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है ना, अगर मास में कुछ a है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, और लेंथ में कुछ b है तो ऐसे लिख सकता हूं, और अगर टाइम में कुछ c है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। मीन्स मैंने कहा ये मेरा पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है तो मैं इसको m सफिक्स में 111 भी कह देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कह दिया कुछ n1, और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट में मैंने इन जनरल लिख दिया कि भाई दूसरा है तो सफिक्स में 2 लगा दिया, और इसकी पावर भी सेम a l2 और इसकी पावर b और टाइम ये 2 और इसकी पावर भी c। कुछ इस तरीके से मैं रिलेशन बना सकता हूँ, ठीक है। n1 n2 जो वो रेस्पेक्टिव वैल्यूज होंगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी। मैंने कहा कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है g, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये होती है इन एसआई यूनिट्स, है ना। एसआई यूनिट्स में मीन्स एम के सिस्टम में जो इसकी वैल्यू होती है वो इतनी होती है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है इनटू सीजीएस, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन कि कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस सिस्टम, ठीक है भाई, अपने को ये करना है। तो मैं क्या फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे चाहिए कि भाई जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होता है। जो जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है मींस डब्बा ऑफ जी, ये होता है, ये हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं और चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं इसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। m की पावर -1 l3 और इसकी पावर होता है -2, ठीक है। और ये तुम यहाँ से निकाल भी सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। ये होता है तो न्यूटन को क्या लिख सकते हो? ml t-2 दिस वन। ये क्या है भाई? मीटर स्क्वायर मीन्स l का स्क्वायर हो जाएगा और केजी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? m का, m की पावर 2, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिलहाल मुझे m के से सीजीएस में जाना है, तो मैं कहता हूँ मेरा जो फर्स्ट सिस्टम है, ठीक है, जो फर्स्ट सिस्टम है वो मेरा MKS, और जो मेरा दूसरा सिस्टम है ना, सेकंड वाला सिस्टम, मैं कह देता हूँ ये है CGS सिस्टम। और मुझे कहाँ जाना है? MKS से CGS में जाना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार N1U1 शुड बी इक्वल टू N2U2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? U1 मीन्स फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका जानता हूँ फर्स्ट है तो m-1, इसकी पावर होगी सफिक्स में मैं 1 यूज करते जाऊंगा पहले सिस्टम के लिए, ठीक है। ये और ये t-2 सफिक्स में 1। इन द सेम वे जो दूसरा सिस्टम है वहां पर कुछ यूनिट n2 रही, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू n2 रही होगी, और जो यूनिट है वो डायमेंशनल फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा भाई? 2 यूज किया -1 l2, ये हो जाएगा 3 t2 और ये -2, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अब क्या करोगे?
अपने को निकालना था N2, ठीक है। तो N2 मैं लिखता हूं, ये बराबर होने वाला है अपना N1 इन ब्रैकेट मैं लिख सकता हूं M1 अपॉन M2 इसकी पावर -1, और यहां से हो जाएगा L1 अपॉन L2 और इसकी पावर 3, और ये हो जाएगा T1 अपॉन T2 और इनकी पावर -2, ठीक है भाई, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हम हमें वैल्यूज वगैरह पुट करनी है। मींस जो पहला सिस्टम था मेरा वो MKS सिस्टम है, दूसरा सिस्टम जो वो CGS सिस्टम है। मींस मास जो पहले सिस्टम में होता है MKS में वो वन यूनिट ऑफ मास कितना होता है 1 kg। इन द सेम वे सेकंड यूनिट CGS में जो 1 यूनिट ऑफ मास होता है वो 1 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे पुट करना है, जैसे L1 जो होगा वहाँ पे 1 यूनिट ऑफ लेंथ कितनी होती है 1 मीटर। इन द सेम में जो L2 होता है यहाँ पे जो 1 यूनिट ऑफ लेंथ होती है वो कितनी होती है, ये होती है अपनी सेंटीमीटर में, मीन्स 1 सेंटीमीटर। इन द सेम में यहाँ पे जो T1 होता है वो सेकंड होता है और T2 जो होता है 1 यूनिट ऑफ टाइम सेकंड होता है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ से मीन्स जो N2 आएगा वो निकल के आने वाला है N1। पहले ये वैल्यूज पुट करता हूँ, यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ मास 1 kg डिवाइडेड बाई 1 ग्राम और इसकी पावर -1। इन द सेम वे 1 यूनिट ऑफ लेंथ जो होता है वो 1 मीटर होता है अपॉन ये 1 सेंटीमीटर और इसकी पावर कितनी होगी 3। इन द सेम वे T1 यहाँ पे होता है 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई ये भी कितना होगा 1 सेकेंड और इसकी पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी -2। यहाँ पे N1 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो G की वैल्यू जो होती है वो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होती है, ठीक है। MKS में तो पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये केजी से ग्राम तो कैंसिल आउट हो नहीं पाएगा, तो हमें सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। सेम यूनिट में लाने के लिए क्या करो, किसी को भी कन्वर्ट कर लो, ठीक है। या तो केजी को ग्राम में कर लो, सेम यूनिट बनानी है अपने को, या फिर ग्राम को केजी में कर लो। मैं फिलहाल CGS को कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, MKS। मीन्स ग्राम को मैंने केजी में लिखा तो 1 ग्राम जो वो 10 की पावर -3 kg हो जाएगा और इसकी पावर -1। इन द सेम वे ये हो गया 1 मीटर डिवाइडेड बाई 10 की पावर -2 मीटर और इसका क्यूब और ये हो जाएगा 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड और इसकी पावर -2। तो 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। इन द सेम में यहाँ पर 10 की पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये पावर्स का भी अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ से जब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आने वाला वो देख लेते हैं। ये 6.67 इंटू 10 की पावर -11, यहाँ से ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 और ऊपर -1 है तो ये हो जाएगा अगेन 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +2 हो जाएगा और उसकी पावर 3 है तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6। ये 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा, मीन्स 1 आएगा। 1 की पावर -2 सिंपली 1। तो यहाँ से जो N2 आएगा वो आएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 -3 कितना होगा -14 + 6 -14 + 6 हो गया -8। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो जो यूनिट आएगी वो आएगी डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, क्योंकि CGS यूनिट है ना। चलो यार ये हो गया अपना पहला एग्जांपल। न्यूटन है ना, न्यूटन को जब कन्वर्ट करते हैं CGS में तो डाइन में आती यूनिट होती है, ठीक है। चलो और देखते हैं जो नेक्स्ट एप्लीकेशन होती है इसकी, उस पर चलते हैं। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन होती है वो बेसिकली क्या होती है, to check the dimensional correctness of a given physical quantity. To check the dimensional correctness of a given physical क्वांटिटी। देखो जैसे
मैं बोलूं कि कोई इक्वेशन सही है या गलत है, ये बेसिकली हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे मैं एक एग्जांपल ही ले लूं, मैंने कहा कि टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। जरा चेक करते हैं क्या डायमेंशनली भी ये चीज सही है, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला सही है तो बेसिकली इसको डायमेंशनली भी सही होना चाहिए। ठीक है, और ये बेसिकली जो बेस्ड होता है ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, इस पर बेस्ड होता है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इफ इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, ये होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे एक पहला पॉइंट जो होता है वो हमें ध्यान रखने का होता है कि भाई इफ एन इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट, ठीक है, अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है देन इट शुड बी, मीन्स इसको होना ही चाहिए, इट शुड बी डायमेंशनली करेक्ट, है ना। लेकिन दूसरा पॉइंट भी, इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, है ना, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है देन the given equation may or may not be physically correct। मीन्स क्या मतलब है इसका कि भाई कोई इक्वेशन अगर फॉर्मूला मीन्स कोई इक्वेशन अगर फिजिकली करेक्ट है, ठीक है, तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगी, ये चीज श्योरली मैं कह सकता हूँ। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और वो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है या नहीं है, इस चीज के बारे में मैं श्योरली नहीं कह सकता। जैसे मैं कहता हूँ भाई देखो, जैसे ये 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी है, तो यहां से तुम बोलोगे कि यार अगर ये टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी है, तो ये इक्वेशन ये वाला और ये साइड दोनों सेम होनी चाहिए। इसको देखते हैं हम, यहाँ से देखो 2 पाई तो कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसको देखते हैं अंडर रूट एल अपॉन जी को, तो मैं जानता हूँ एल जो होती है वो क्या होती है भाई एल, है ना, और जी होता है एल टी माइनस 2, और इसकी होल पावर कितनी होती है 1/2 होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एल से एल गया, टी की पावर -2, है ना, और इसकी पावर 1/2, इवन -2 यहाँ पर था, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और जब ये 1/2 इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा डब्बा ऑफ टी। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड भी ये था और राइट हैंड साइड भी ये था, तो मैं श्योरली, है ना, जो चीज कह रहा था कि कोई इक्वेशन अगर फिजिकली करेक्ट है तो इट शुड बी डायमेंशनली करेक्ट, ये चीज यहाँ प्रूव होगी। ठीक है, अब जैसे दूसरे वाले स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो है ना, जो इक्वेशन है वो मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। अगर इस चीज के बारे में मैं बात करूं तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला जो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, वो होती है बेसिकली S इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, यही तो होती है। ठीक है, मैं इसमें थोड़ी एडिटिंग कर देता हूँ, मैं कहता हूँ देख यार, इसको कर देता हूँ मैं 7/2। ठीक, अब मैं इसकी डायमेंशनल एनालिसिस अगर करूं तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो ये भी कहता है कि अगर कोई इक्वेशन है, ठीक है, तो इसमें जो टर्म्स ऐड ऑन हो रहे हैं, जैसे एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया, तो इनकी जो डायमेंशंस है इट शुड बी सेम। अगर हम एडिशन कर रहे हैं, सबट्रैक्शन कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, ग्रेटर देन और लेस देन, मैथमेटिकल ऑपरेशन हम अगर कर रहे हैं तो उनकी जो डायमेंशंस है उनको सेम होना चाहिए। मींस मैं बोलूंगा ut का डायमेंशन इट शुड बी इक्वल टू
7/2 AT²। चलो करके देखते हैं। देखो एस जो बेसिकली वो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा एल। यहाँ पर देखते हैं एल की पावर 1 हो जाएगा ना, इस m0 एल की पावर 1 t0 ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे u वेलोसिटी होती है तो एल टी माइनस 1 इंटू टी, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको भी देखते हैं क्या ये सेम आ रहा है। 7/2 तो कॉन्स्टेंट है, ये एक्सेलरेशन होता है तो ये हो गया एल टी माइनस 2 और टी का स्क्वायर मीन टाइम का स्क्वायर तो टी प्लस टी। इनको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या सेम आ रहा है, एल की पावर 1, और यहाँ से भी देखोगे तो एल की पावर 1, और यहाँ से भी देखोगे तो एल की पावर 1। तो ये देखो डायमेंशनली करेक्ट है, बट द इक्वेशन इज नॉट मैथमेटिकली करेक्ट। मैं वही कह रहा था कि कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है, इट डजंट मीन दैट कि इक्वेशन इज ऑलवेज करेक्ट, है ना। इट मे बी करेक्ट और इट मे नॉट बी करेक्ट, ठीक है। तो उसका मतलब ये था। चलो भाई, जैसे एक एग्जांपल और कर लेते हैं इस पर ही, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर। मैंने कहा एक इक्वेशन कुछ इस तरह की कंसीडर कर लो यार, v is equal to a plus bt plus c upon d plus t, है ना। here t is the time, a b c ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, और जो t है ये टाइम है, ठीक भाई। अब आगे देख लेते हैं, abc और db है तो बेसिकली ये सब कांस्टेंट है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि a क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा और d क्या होगा। तो देखो मैं क्या कहूँगा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के डायमेंशन ऑफ b इट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, इट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt, इट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c अपॉन d प्लस t, क्योंकि ऐड करना है, ठीक है। मैंने बोला मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे तो डायमेंशन सबकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और बेहतर तरीके से समझने के लिए देखो ऐसे कि तुम केजी के साथ लेंथ को ऐड नहीं कर सकते, मींस केजी के साथ केजी ही ऐड होगा, ठीक है। या फिर इक्वेट भी करना है तुम्हें, तुम ये नहीं कह सकते 2 kg इक्वल टू 2 लीटर, है ना, या 2 मीटर। तुम केजी से केजी को इक्वेट करोगे, लीटर से लीटर को और मीटर से मीटर को, ठीक है। मींस डायमेंशनली वो बराबर सेम होना चाहिए। अगर तुम किसी चीज को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिवाइड नहीं, इक्वल कर रहे हो, ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो जो वेलोसिटी ये क्या है, वेलोसिटी दी है, ठीक है। इसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो कितनी होगी भाई, एल टी माइनस, सिंपली ए की डायमेंशन तो यही हो गई। अब चलते हैं बी टी डायमेंशन, बी की डायमेंशन पर, तो मैं जानता हूँ यहाँ पर टी क्या है, टाइम है, ये हो गया बी डायमेंशन ऑफ बी, तो मैं कहूंगा एल टी माइनस 1, ठीक है, अपॉन टी, तो ये टी हो गया। यहाँ से जो डायमेंशन निकल आएगी बी की वो निकल आएगी एल टी माइनस 2। इन द सेम वे मुझे देखना है यहाँ पर सी की, पहले तो डी देंगे तो डी प्लस टी है, जो डी है उसकी डायमेंशन डेफिनेटली टाइम के सेम होनी चाहिए, तभी टाइम में ऐड हो पाएगा। तो डी की डायमेंशन को डायरेक्टली कह देता हूँ कितना भाई, टी, है ना, सेम होनी चाहिए। अब चलते हैं इसकी डायमेंशन पर सी की, तो तुम बोलोगे सी और नीचे टाइम है, तो ये हो गया टाइम, और इसको बराबर होना चाहिए वेलोसिटी के। जो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है वो होती है एल टी माइनस 1, जो डायमेंशन ऑफ सी हो जाएगी वो बेसिकली तुम्हारी बराबर हो जाएगी एल के, क्योंकि टी इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टी माइनस 1 और प्लस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सी की डायमेंशन भी निकाल ली, ए की भी निकाल ली, और हमने बी और डी दोनों की निकाल ली, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। एक और इसकी बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन होती है, बेसिकली वो साइंटिफिक पर्पस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर तुम्हें कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, अगर तुम्हें डिपेंडेंसी पता है, तो जैसे मैं बोलूं टू एस्टेब्लिश the relation among various physical
क्वांटिटीज। ठीक है, अगर तुम्हें डिपेंडेंसी पता है, ठीक है, तो तुम रिलेशन वहां से डिड्यूस कर सकते हो। साइंटिफिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक स्ट्रिंग में, एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बेसिकली किस किस पर डिपेंड करती है ना। एक एग्जांपल से चलते हैं। एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो है ना, दोनों एंड पर फिक्स है एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ कुछ एल है। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कुछ टेंशन भी होगी। ठीक है, तो टेंशन पर भी डिपेंड करती है और मास पर यूनिट लेंथ म्यू पर भी डिपेंड करती है। मैंने कहा भाई मुझे डिपेंडेंसी पता है कि इन पर डिपेंड करती है और किस तरीके से डिपेंड करेगी वो हम चेक कर लेंगे। ये क्या है, अपनी लेंथ। तो मैं कह देता हूं कि भाई जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सम टी। टी क्या है, टेंशन या फिर एक तरीके से फोर्स बोल देता हूं, इसकी पावर ए, इसको फोर्स बोल देता हूं। ठीक है, ये क्या है, फोर्स है, तो इसको मैं कैपिटल एफ से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं और इसकी पावर बोल देता हूं कुछ ए के प्रोपोर्शनल रही होगी। इन द सेम वे एल लेंथ है ना, और इसकी पावर बी। इन द सेम वे मास पर यूनिट लेंथ, इसको बोल देता हूँ सम म्यू और इसकी पावर कुछ बोल देता हूँ सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक डायमेंशनल कांस्टेंट भी मैं इंप्लीमेंट कर देता हूँ। मैं जानता हूँ कि भाई डायमेंशनलेस है, ये जो कांस्टेंट है कैसा है, मैंने ऐड किया भाई, तो मैं डायमेंशनलेस ऐड करूंगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया, प्रोपोर्शनलिटी हटा दी, एफ की पावर ए लेंथ, इसकी पावर बी और ये म्यू, इसकी पावर सी। अब देखो इसकी डायमेंशन बी, डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो मैं कहूंगा भाई डायमेंशन ऑफ एफ, एफ क्या होता है, टी माइनस वन होता है क्या, और इसको और सही तरीके से लिख लें तो ऐसे लिख लेता है एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। के डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अगर फोर्स की बात करी जाए तो इसकी डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू डायमेंशनल फॉर्मूला, इसकी पावर ए। इन द सेम वे लेंथ, तो यहाँ पे एल हो जाएगा और इसकी पावर बी। और अगर मैं म्यू की बात करूँ तो मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो एम की पावर वन होगी और एल की बात करी जाए तो इसकी माइनस वन होगी, मास पर यूनिट लेंथ है, और यहाँ सी। अब यहाँ से कुछ इक्वेशंस बनेगी, उन्हें हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले तो यहाँ से देखो m को, m की पावर्स है ना जो भी ऐड ऑन कर लो। देखो यहाँ से a आएगी और यहाँ से c, तो a प्लस सी हो गया क्या। इन द सेम में l को, l यहाँ से a, यहाँ से b और यहाँ से माइनस सी, तो ये हो गया a प्लस b माइनस सी। इन द सेम में t, t माइनस टू है तो यहाँ से आएगा, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर चलते हैं तीसरे में, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये हो गया इस तरीके से। अब ये इधर लेफ्ट हैंड साइड को भी मैं लिख देता हूँ, तो ये हो गया माइनस वन। अब यहाँ से देखो इक्वेट कर लो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को, कि m की जो ये है इसको सेम होना चाहिए भैया, सेम होना चाहिए ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही तो कहता है। तो यहाँ से ये देखो a प्लस सी को किसके बराबर, यहाँ पर देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये जीरो है, तो इसको जीरो के बराबर। इन द सेम में ये चीज जो है यहाँ पे l को देखो जीरो, तो लिखोगे a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ये भी जीरो। इसको देखो t, t माइनस टू और यहाँ माइनस वन है, तो मैं लिखूंगा माइनस टू ए इज इक्वल टू माइनस वन। माइनस से माइनस निकटा, यहाँ से जो a आ गया वो आ गया अपना वन बाई टू। अगर जैसे a वन बाई टू आया तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो c है वो आ जाएगा तुम्हारा माइनस वन बाई टू, और जैसे ही c माइनस वन बाई टू आया और ये a जो वन बाई टू आया यहाँ पुट करोगे तो जो b हो जाएगा वो तुम्हारा माइनस वन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, हमने तीनों वैल्यूज बेसिकली निकाल ली है। तो जो रिलेशन है वो देखो यहाँ पे a b और c, इनकी जब वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा कुछ k और f की पावर a, मीन्स f मैंने t को रिप्रेजेंट किया था ना क्योंकि फोर्स था, तो t वापस से मैं रिप्लेस कर दूं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपना t की पावर a, और चाहो तो ये साथ में वैल्यूज भी रखते जाओ। a कितना भाई, a है वन बाई टू, मीन्स t की पावर वन बाई टू
और एल लेंथ है ना, लेंथ की बी, और बी की वैल्यू कितनी है 1 -1, तो लेंथ -1 हो गया ये। और अगर मैं बात करूं तुमसे म्यू मास पर यूनिट लेंथ की, तो बेसिकली जो मास पर यूनिट लेंथ होता है वो कितना होता है भाई, इसकी पावर जो निकली है सी वो -1/2 निकली है, मीन्स म्यू की पावर -1/2। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला डिड्यूस हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, F इज इक्वल टू के अपॉन एल अंडर रूट टी अपॉन म्यू। यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, फॉर्मूला तो देखो हमारा आ गया, लेकिन ये जो के है ये बेसिकली हम डायमेंशनल एनालिसिस से कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इस के की वैल्यू क्या होगी। एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि जो के होता है ना, इसकी एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होती है वो 1/2 के बराबर होती है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1/2L अंडर रूट टी अपॉन म्यू। ठीक है, चलो बेसिकली ये एक लिमिटेशन हो गई क्या डायमेंशनल एनालिसिस की, के की वैल्यू हम डायमेंशनल एनालिसिस से कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो अब मेनली लिमिटेशंस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसकी लिमिटेशंस होती हैं, वो भी देख लेते हैं। तो देखो देख लो, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो बेसिकली लिमिटेशंस क्या क्या होती है, पहला तो यही कि भाई जो डायमेंशनल कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, अगर डायमेंशनलेस कांस्टेंट जो होते हैं ये कैलकुलेट नहीं किए जा सकते। ठीक है, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, अभी अभी हमने देखा था। दूसरा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक चाहे एक्सपोनेंशियल हो या फिर लॉगरिदमिक हो, है ना, या फिर एक्सपोनेंशियल हो गए, लॉगरिदमिक हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, इस तरह के जो टर्म्स हैं, है ना, एटसेट्रा, इनको हम एनालाइज नहीं कर सकते बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, कांट बी एनालाइज्ड। चलो थर्ड देखते हैं। थर्ड ये है कि अगर ये क्वांटिटी मींस मोर देन मोर देन 3 फैक्टर्स, है ना, मोर देन 3 फैक्टर्स अगर है तो यहां से बेसिकली रिलेशन डिड्यूस नहीं किया जा सकता, है ना, कांट डिड्यूस द रिलेशन विद द हेल्प ऑफ दिस, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और सॉल्व करना बेसिकली फिजिबल नहीं होता। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ दी, है ना। ठीक है, अभी हमारा इस चैप्टर में बचा हुआ है एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स एटसेट्रा। चलो वो नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू।